Hello learners, in this video we are going to analyze the complete summary of the novel Surfacing written by Margaret Atwood. लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने ऑथर की बायोग्राफी, नॉवेल का बैकग्राउंड और नॉवेल के कैरेक्टर्स पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम नॉवेल की कंप्लीट समरी देखेंगे। उससे पहले हम कैरेक्टर को रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से थे। नरेटर जो है वो नॉवेल की मेन कैरेक्टर है जिनका नाम मेंशन नहीं हुआ है। यही अपने खोए हुए फादर को ढूंढने के लिए उनके आइलैंड पर जाती हैं, जो नरेटर के बॉयफ्रेंड हैं। डेविड और एना जो हैं हस्बैंड वाइफ हैं और ये दोनों नरेटर के फ्रेंड हैं और यही चारों जो हैं नरेटर के फादर को ढूंढने के लिए उनके आइलैंड पे जाते हैं। एना, डेविड, जो एंड नरेटर। पॉल जो है उनके खोए हुए फादर के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। यही जो है नरेटर को ये न्यूज़ पहुंचाते हैं कि उनके फादर कहीं खो गए हैं। मैडम जो है ये पॉल की वाइफ है। नरेटर्स मदर ये नॉवेल में कहीं पे भी फिजिकली अपीयर नहीं हुई हैं, ये उनकी मेमोरीज़ में, नरेटर की मेमोरीज़ में ये आती हैं। नरेटर के फादर भी फिजिकली अपीयर नहीं हुए। नॉवेल की शुरुआत वहाँ से होती है जब नरेटर को खबर मिलती है कि उनके फादर कहीं खो गए हैं। नरेटर के ब्रदर भी फिज़िकली अपीयर नहीं हुए हैं, ये भी उनके मेमोरीज़ में आते हैं। चाइल्डहुड में ही उनके ब्रदर की डेथ हो जाती है। नरेटर के फेक हस्बैंड जो कि उनके आर्ट टीचर होते हैं और ये एक्चुअल में उनके एक्स लवर होते हैं जो ऑलरेडी मैरिड होते हैं। बिल माल्मस्ट्रॉम जो है वो एक अमेरिकन है जो कि उनके फादर के आइलैंड को ख़रीदने के लिए, परचेस करने के लिए ऑफ़र करता है। कुछ अमेरिकन्स हैं जो कि एक्चुअल में अमेरिकन्स नहीं होते हैं, कनाडियन होते हैं। क्लॉड इवांस जो है ये जो है इनका गाइड होता है जो इनके फादर को ढूंढने में इनकी हेल्प करता है, जो इनको रास्ता दिखाता है आइलैंड में। द टाउन प्रीज, द ओल्ड शॉपकीपर एंड द न्यू शॉपकीपर, ये सारे माइनर कैरेक्टर। तो ये कैरेक्टर ऑलरेडी मैंने डिटेल में लास्ट वीडियो में बता दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम समरी पे बात करते हैं। तो ये जो नॉवेल है ये इसकी शुरुआत होती है, जो अननेम्ड नरेटर है, जो मेन कैरेक्टर है, ये अपने होम टाउन क्वेबेक में वापस आती है आफ्टर ईयर्स ऑफ एब्सेंस टू सर्च फॉर हर फादर। है ना, बहुत सालों बाद ये अपने होम टाउन क्वेबेक आती है। और क्यों आती है? ये अपने खोए हुए फादर को ढूंढने आती है। जब इनके फादर के जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं पॉल, उनको ये खबर पहुंचाते हैं कि उनके फादर मिस हो गए हैं, तो ये ढूंढने के लिए अपने बाकी फ्रेंड्स जो हैं, जो और उनके मैरिड कपल जो फ्रेंड्स हैं एना एंड डेविड, तो ये चारों, जो एना, डेविड एंड नरेटर, ये चारों इनके फादर को ढूंढने के लिए यहाँ आए हुए होते हैं ऑन द वे टू अ विलेज नियर हर फादर्स आइलैंड। तो ये रुके कहाँ हुए हैं? उनके फादर का जो आइलैंड था उससे लगा हुआ पास का एक गांव है, वहाँ पे ये चारों रुकते हैं। द नरेटर विजिट्स हर फादर्स फ्रेंड पॉल। यहाँ पे जो गांव में ही उनके फादर के जो बेस्ट फ्रेंड हैं उनसे ये मिलने के लिए आते हैं, पॉल से। पॉल कैन प्रोवाइड नो न्यू इन्फॉर्मेशन। तो पॉल के पास कोई उनके फादर के लिए कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं होती, कोई क्लू तो नहीं होता है, पर ये जो पॉल हैं उनकी पूरी मदद करते हैं नरेटर की, उनके फादर को ढूंढने के लिए। अ गाइड नेम्ड इवांस। तो इवांस जो गाइड है, ये नरेटर और उनके कंपेनियंस जो उनके फ्रेंड हैं जो आइलैंड पे आए हुए हैं, तो ये उनको गाइड करता है आइलैंड में। यहाँ से वहाँ जो रास्ता है यही बताता है इनको, यही इनकी हेल्प करता है। And she becomes convinced that her father has gone mad and is still alive. तो अब जब ये नहीं मिलते इनके फादर इतना ढूंढने के बाद भी, तो नरेटर को ये लगता है कि शायद उनके फादर जो हैं वो मैड हो गए, पागल हो गए, बट स्टिल ही अलाइव। उनको ये भरोसा है कि शायद वो जिंदा हैं। द नरेटर वर्क्स इन स्पर्ट्स ऑन हर फ्रीलांस जॉब इलिस्ट्रेटिंग अ बुक ऑफ फेरी टेल्स। तो ये जो है एक आर्ट कला है, कला जो है इनकी बुक फेरी टेल्स लिख रही होती हैं ये एक, और ये एक फ्रीलांस जॉब कर रही थी। फ्रीलांस जॉब मतलब जो खुद के आर्ट पे ये अर्निंग करती थी, खुद के आर्ट पे पैसे कमाती थी। तो ये एक आर्टिस्ट होती हैं और ये एक फेरी टेल्स पे काम कर रही होती है। बट हर वरीज प्रिवेंट हर फ्रॉम अकम्प्लिशिंग एनी रियल वर्क। लेकिन जो चिंताएं इनके मन में चल रही होती हैं, इनके फादर गुम हो चुके, तो इन सब चिंताओं के कारण ये अपने वर्क को, फेरी टेल्स पे जो ये काम कर रही होती है, उसको पूरा नहीं कर पाती हैं।
डेविड प्रपोजेस स्टेइंग ऑन द आइलैंड फॉर अ वीक। तो ये जो डेविड होता है ये इनको सजेस्ट करता है कि कुछ एक हफ्ते ये और यहाँ पे इस आइलैंड पे ठहर जाएं, ताकि ये अपनी जो जिस मूवी पे ये काम कर रहा होता है वो उसको कंप्लीट कर सके। द नरेटर अग्रीज, नरेटर और बाकी सारे जिनके फ्रेंड्स हैं वो सभी मान जाते हैं और ये लोग एक हफ्ते और वहाँ पे रुकते हैं। दो शी सीक्रेटली फियर्स हर क्रेज्ड फादर्स रीएमर्जेंस। तो अब इसको ये भी डर लगता है कि पता नहीं उसके फादर के साथ क्या हो जाए, तो ये अपने फादर को भी जल्दी से जल्दी ढूंढ लेना चाहती है। ड्यूरिंग देयर स्टे David launches constant insult at Anna, couching them as jokes। तो ये जो है डेविड ये बहुत ज़्यादा लस्ट्रस होता है, वुमेनाइज़र होता है, एक अच्छा हस्बैंड नहीं होता है। तो ये कॉन्स्टेंटली अपनी जो वाइफ है एना उसकी कॉन्स्टेंटली इंसल्ट करता रहता है। ये उसको एना को अपने हाथ की कठपुतली समझता है। वो चाहता है कि एना बिल्कुल वैसा ही करे जैसा ये कह रहा है। एना कन्फेसेस टू द नरेटर दैट डेविड इज़ अ वुमेनाइज़र। तो अब एना जो है वो कन्फेस करती है नरेटर को कि डेविड क्या है, एक वुमेनाइज़र है और एक अच्छा हस्बैंड नहीं है। वो मुझे हमेशा कहता है कि वो अपने फेस पे मेकअप अप्लाई करे। तो उसको खुश करने के लिए एना सारी चीज़ें करती है। शी कंप्लेन्स दैट डेविड कॉन्स्टेंटली डिमांड्स दैट एना वेयर मेकअप, है ना, मेकअप के लिए उसको फोर्स करता है। द फोर गो ऑन अ ब्लूबेरी पिकिंग एक्सपीडिशन। तो ये एक ब्लूबेरी पिकिंग एक्सपीडिशन के लिए चारों के चारों निकलते हैं। दे कैनो टू अ नियर बाय आइलैंड वेयर जो अनएक्सपेक्टेडली प्रपोजेस टू द नरेटर। अब ये उस आइलैंड पे पहुंचते हैं जहाँ पे नरेटर को जो इनका बॉयफ्रेंड होता है वो अनएक्सपेक्टेडली इनको नरेटर को प्रपोज करता है मैरिज के लिए। नरेटर सोची भी नहीं थी कि जो ऐसा कुछ करेगा, पर वो उसको मैरिज के लिए प्रपोज करता है। पर जो नरेटर होती है वो जो कि प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर देती है, टेलिंग हिम हाउ शी लेफ्ट हर लास्ट हस्बैंड एंड चाइल्ड। तो ये जो है इसको गलत स्टोरी बताती है कि किस तरह से नरेटर जो है अपने लास्ट हस्बैंड को किस तरह से इसने खो दिया था और अपने चाइल्ड को किस तरह से इसने खो दिया था। तो ये गलत स्टोरी बताती है। आगे चल के स्टोरी जो है वो रिवील करती कि जो कुछ भी इसने कहा था लास्ट हस्बैंड के बारे में वो सब झूठ था। एक्चुअल में ये लास्ट हस्बैंड कौन था, उनके आर्ट का प्रोफेसर था जो एक्चुअल में मैरिड था और ये इनका एक्स लवर था, कोई हस्बैंड नहीं था। और ये जो जिस चाइल्ड की बात कर रही है उस चाइल्ड को उस प्रोफेसर ने, उस आर्ट प्रोफेसर ने अबॉर्ट करने के लिए कह दिया था। और ये आगे चल के स्टोरी में आपको और क्लियर होगा। बैक ऑन द आइलैंड पॉल अराइव्स विद एन अमेरिकन नेम्ड मानस्ट्रॉम। अब जब ये वापस आते हैं आइलैंड पर तो पॉल जो है उनके साथ पहुंचता है एक अमेरिकन के साथ जिसका नाम क्या होता है, मानस्ट्रॉम। तो मानस्ट्रॉम के साथ पॉल जो है वहाँ आइलैंड पर पहुंचता है। मानस्ट्रॉम क्लेम्स टू बी फ्रॉम अ डिट्रॉइट वाइल्ड लाइफ एजेंसी। तो ये उनको यकीन दिलाता है कि एक वाइल्ड लाइफ एजेंसी से आया हुआ है। ही ऑफर्स टू परचेज द आइलैंड, और वो ऑफ़र करता है उनके फादर के आइलैंड को परचेज करने के लिए। वो उनके आइलैंड को ख़रीदना चाहता है, ऐसा वो उसको बताता है नरेटर को। बट द नरेटर रिफ्यूजेस, लेकिन वो आइलैंड बेचने से मना कर देती है। शी पुल्स पॉल असाइड एंड टेल हिम दैट हर फादर इज़ स्टिल अलाइव। उसको अभी भी यकीन है, वो पॉल से कहती है कि उसके फादर जो हैं वो अभी भी ज़िंदा हैं। पॉल सीम्स skeptical after the visitors leave. David offhandedly accuses Malmstrom of being a CIA। तो जैसे ही वहाँ से वो अमेरिकन चला जाता है, वो जो विजिटर आया हुआ था मालमस्ट्रॉम, जब वो वहाँ से चला जाता है तो डेविड जो है वो शक जताता है मालमस्ट्रॉम पे कि वो एक CIA ऑपरेटिव है, ये एक स्पाई है, ऐसा यकीन दिलाता है। उनको शक होता है मालमस्ट्रॉम पे, तो मालमस्ट्रॉम पे ये एक्चुअल में भरोसा नहीं करते हैं। द नरेटर लुक्स थ्रू हर फादर्स रिकॉर्ड्स एंड कंसिक्वेंटली बिलीव्स दैट ही इज़ लाइकली डेड। तो जब ये अपने फादर के सारे रिकॉर्ड्स को चेक कर रही होती है कि कुछ क्लू मिल जाए कि उनके फादर कहाँ हैं, तब उनको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि शायद उनके फादर की डेथ हो चुकी है। जब वो सारे क्लूज इकट्ठा कर रही होती है, शी सीज दैट ही हैड बीन रिसर्चिंग इंडियन वॉल पेंटिंग्स। तो जब सारे रिकॉर्ड्स वो अपने फादर के चेक कर रही होती तब उसको सारी चीज़ें दिखती है और उसको पता चलता है कि ये क्या कर रहे थे, उनके जो फादर थे वो क्या कर रहे थे, इंडियन वॉल पेंटिंग्स पे रिसर्च कर रहे थे। उनको इंडियन वॉल पेंटिंग्स को देखने का, उन पे रिसर्च करने का बहुत शौक था। तो ये सारी क्लूज़ उनको मिलते हैं। एंड दैट ही हैड मार्क्ड
सेवरल साइट्स ऑन अ मैप। तो उस मैप पे जहाँ जहाँ पे ये इंडियन वॉल पेंटिंग जहाँ जहाँ की उनको पसंद थी, उस मैप पे वो टिक करते उस साइट्स को कि उन्हें कहाँ कहाँ की वॉल पेंटिंग्स पसंद है। तो वो सारे साइट्स को उन्होंने टिक करके रखा था मैप पे। शी डिसाइड्स टू विजिट अ साइट, तो वो डिसाइड करती कि उनमें से जो भी साइट है वहाँ वो जाकर देखेंगी। हो सकता है कि उस साइट पे उनके फादर मिल जाए, क्योंकि वो उसी साइट पे रिसर्च कर रहे थे, तो हो सकता है कि उनमें से किसी साइट पे उनके फादर मिल जाए। तो वो एक साइट डिसाइड करती है और अपने फ्रेंड्स को कहती है कि वो उनके साथ वहाँ पे चलें। द नरेटर कन्विंसेस हर फ्रेंड्स टू अकम्पनी, तो उनके फ्रेंड्स भी मान जाते हैं और वो फिर उस ट्रिप के लिए सभी के सभी निकल जाते हैं उस वॉल पेंटिंग को देखने के लिए, ताकि उनके फादर शायद वहाँ पे मिल जाए। ऑन देयर वे टू द कैंप साइट दे सी अ डिकम्पोजिंग ब्लू हेरन। तो जब वो कैंप साइट पे जा रहे होते हैं तो वहाँ पे उनको एक डिकम्पोजिंग हेरन मिलता है, एक बगुला मिलता है, दैट हैज़ बीन हैंग्ड फ्रॉम अ ट्री, जो कि एक ट्री से मार कर लटका हुआ होता है, मरा हुआ होता है और एक ट्री पर वो लटक रहा होता है। डेविड इंसिस्ट ऑन फिल्मिंग द डेड हेरन। तो डेविड जो है एक फिल्म पे काम कर रहा होता है, तो वो सोचता है कि वो इस हेरन को फिल्माइज करेगा, उसको अपनी फिल्म में कुछ दिखाएगा, शो करेगा। मूविंग ही इज़ मेकिंग कॉल्ड रैंडम सैम्पल्स। तो ये जो मूवी बना रहा था उस मूवी का नाम क्या था? रैंडम सैम्पल्स। तो इस रैंडम सैम्पल्स पे वो मूवी पे काम कर रहा होता है, तो वो बोलता है कि इस हेरन को मैं अपनी मूवी में शो करूँगा। द हेरन्स डेथ हॉन्ट्स द नरेटर। अब जो हेरन की डेथ थी, जिस तरह से वो लटक रहा था, वो नरेटर को बहुत डरा देता है, वो डर जाती है उस सीन को देखकर। शी सीज एविडेंस ऑफ 2 कैंपर्स एंटरिंग द एरिया बिफोर हैंड। तो वो जब 2 कैंपर्स वहाँ पे आते हैं, एंटर करते हैं, तो उनको देखकर उसको ऐसा लगता है नरेटर को कि ये ज़रूर क्या है, अमेरिकन्स हैं, क्योंकि वो जो काम था हेरन को टांगने का मारकर, वो इन्हीं 2 कैंपर्स ने किया था। तो उनको ऐसा लगता है नरेटर को कि इस तरह का जो क्रूअल हरकत है वो एक अमेरिकन ही कर सकता है। तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो 2 कैंपर्स हैं ये अमेरिकन है। एना टेल्स द नरेटर शी हैज़ फॉरगॉटन हर मेकअप एंड डेविड विल पनिश हर। अब एना जो है हमेशा अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती, तो अब वो अपना मेकअप जो है वो भूल चुकी है। तो अब यहाँ पे वो डर रही है और एना जो है नरेटर को बता रही कि वो अपना मेकअप भूल गई है और इसके लिए डेविड जो है उसको पनिश करेगा कि वो तैयार क्यों नहीं हुई, मेकअप क्यों नहीं किया उसने। द नरेटर गोज़ फिशिंग विद डेविड एंड जो। अब नरेटर जो है वो फिशिंग के लिए जाती है डेविड एंड जो के साथ। दे एनकाउंटर द अमेरिकन्स। अब ये जो है वहाँ पे अमेरिकन से मिलती है, वो 2 जिन्होंने हेरन को मार कर लटका दिया था, तो उन अमेरिकन्स से ये फिर से मिलती है। एंड द नरेटर नोटिसेस एन अमेरिकन फ्लैग ऑन देयर बोट। और जिस बोट पे वो आ रहे होते हैं उसमें ऑलरेडी एक अमेरिकन फ्लैग जो है वो लगा हुआ होता है। द नरेटर ब्रिंग्स हर कंपेनियंस टू अ साइट फ्रॉम हर फादर्स मैप। अब उनके फादर के जो मैप था, उस मैप में जिस साइट को उन्होंने टिक किया था, उस साइट पर नरेटर जो है वो अपने फ्रेंड्स को लेकर वहाँ पे जाती है। बट देयर आर नो वॉल पेंटिंग्स, पर वहाँ पे कोई वॉल पेंटिंग्स होती ही नहीं है। फ्रस्ट्रेटेड एंड कन्फ्यूज्ड दे रिटर्न टू कैंप। अब ये फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद वापस से कैंप में आ जाते हैं। ऑन द वे दे अगेन एनकाउंटर द अमेरिकन कैंपर्स। अब उस रास्ते में ये फिर से उनको वो अमेरिकन कैंपर्स मिलते हैं। द नरेटर इज सरप्राइज टू डिस्कवर दैट द कैंपर्स आर एक्चुअली कनाडियन। अब उसको नरेटर को ये सरप्राइज हो जाती देखकर कि वो जो अमेरिकन्स थे वो एक्चुअल में अमेरिकन नहीं थे, वो थे कनाडियन थे। और वो उनको अमेरिकन इसलिए सोच रही थी क्योंकि उन्होंने इस तरह का हेरन को मारने का एक्ट किया था और वो कोई अमेरिकन ही कर सकता है। पर बाद में इनको ये पता चलता है कि वो ऑलरेडी क्या है, कनाडियन है, अमेरिकन्स नहीं है। तो अब ये चारों जो हैं वो कैबिन में वापस आते हैं अपने उनके फादर के आइलैंड में जो एक कैबिन था जहाँ उनके फादर रहते थे, वहाँ ये सभी वापस आते हैं। द नरेटर लोकेट्स अनदर साइट। अब उसको जब उस साइट पे नहीं मिलता तो नरेटर जो है वो दूसरी साइट देखती है अपने फादर के मैप में, और उसको रियलाइज़ होता है कि जिस साइट को वो देख रही है उस पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, वाटर लेवल जो है उसका बढ़ा दिया था। मतलब ये कि वो एरिया, वो जो वॉल पेंटिंग वाला एरिया है वो वाटर लेवल के नीचे है, मतलब वो डूब चुका है। तो अब वो लेक में डूब चुका है। शी विल हैव टू डाइव, मतलब अपने फादर को ढूंढने के लिए उसको उस जगह पे डाइव करना पड़ेगा, अंदर पानी के अंदर जाना पड़ेगा। तो वो डाइव करती पानी के अंदर जाती है। आउटसाइड द नरेटर ऑब्जर्व्स डेविड टॉर्मेंटिंग एना बाय इंसिस्टिंग शी टेक ऑफ हर क्लॉथ्स
फॉर रैंडम सैम्पल्स। तो जब वो डाइव करती है और बाहर क्या चल रहा होता है, डेविड जो है वो एना को टॉर्मेंट करता रहता है, परेशान करता रहता है और उसको अपने क्लोथ्स को टेक ऑफ करने के लिए कहता है ताकि वो रैंडम सैंपल के लिए उसकी पिक्चर्स ले सके। तो एना जो है वो इसके लिए रेडी नहीं होती, वो अपने आप को इंसल्टेड फील करती है एंड एना इवेंचुअली रिलेंट्स बट देन शी फील्स ह्यूमिलिएटेड। द नरेटर आस्क्स डेविड व्हाई ही टॉर्चर्स एना। अब नरेटर जो है वो डेविड से कहती है कि तुम एना को इतना क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों उसे इतना ह्यूमिलिएट कर रहे हो। तो डेविड क्या उस पर क्लेम करता है, एना पे इल्ज़ाम लगाता है कि एना ने उसे धोखा दिया है, उसका दूसरे लड़कों के साथ, दूसरे मैन के साथ भी क्या है इनके इसका रिलेशनशिप है। तो इस तरह का उस पर एक्यूजेशंस लगाता है वो। द नरेटर चूजेस टू अ साइड फ्रॉम हर फादर्स मैप। अब जो नरेटर है वहाँ पे एक साइड चूज़ करती है मैप से कि उसके फादर शायद वहाँ हो सकते हैं, और वहाँ पे वो जाके डाइव करती है, वाटर लेवल के नीचे चली जाती है वो, और पेंटिंग्स के लिए सर्च करती है, वॉल पेंटिंग्स के लिए। ऑन अ पर्टिकुलर डीप डाइव, जब वो डाइव करती है तो शी सी द डिस्टर्बिंग ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीम्स। तो वहाँ पे जब वो डाइव करती तो उसको डिस्टर्बिंग साउंड सुनाई देता है, स्क्रीमिंग सुनाई देती है सरफेस लेवल पे। एंड जो हैज़ फॉलोड हर ऑन टू द लेक, जो है उसको फॉलो कर रहा होता है, एंड डिमांड्स टू नो व्हाट शी इज़ डूइंग, और वो जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो कर क्या रही, नरेटर पानी के अंदर कर क्या रही है। पर वो उसको डेविड को जो को इग्नोर कर देती है और वहाँ से अपने फादर को वो ढूंढने लगती। तो जब वो ढूंढती है तो जो उसको आवाज़ सुनाई देती, वहाँ पे उसको एक डेड चाइल्ड मिलता है, मरा हुआ एक छोटा बच्चा मिलता है। शी बिलीव्स इट टू बी हर अबॉर्टेड बेबी। तो उसको ये रियलाइज़ होने लगता है कि कहीं ये उसका जिस बेबी को उसने अबॉर्ट किया था, उस मरे हुए बच्चे में उसको अपना अबॉर्टेड बेबी दिखाई देता है। उसको लगता है कि ये उसका अबॉर्ट किया हुआ बेबी है। एंड शी चेंजेस हर स्टोरी फ्रॉम लीविंग हर हस्बैंड एंड चाइल्ड टू हैविंग एन अफेयर विद हर। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो अपनी स्टोरी चेंज करती है और सारी सच्चाई जो को वो बता देती है कि जो उसका अफेयर था उसका कोई एक्स हस्बैंड नहीं था, एक्चुअल में वो उसका आर्ट टीचर था जिसके साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था उसकी, और उसी की वजह से वो प्रेग्नेंट हुई थी और उसने उसको फोर्स किया था कि वो अबॉर्शन करवा ले, और उसकी वजह से उसने अपने बेबी को अबॉर्ट कर दिया था। और वही चीज़ें उसको अब दिखाई दे रही, उसको रियलाइज़ हो रहा है कि उसने क्राइम किया था, पाप किया था। और यही सारी चीज़ें आगे चलकर उनके मेंटल डिसऑर्डर का कारण बनती। द नरेटर्स विजन थ्रोज हर इनटू अ साइकोसिस। तो अब उनका मेंटल डिसऑर्डर में चली जाती है और मैड सी हो जाती, पागल सी हो जाती। शी बिलीव्स दैट हर फादर हैड फाउंड सेक्रेट इंडियन साइट्स एंड रिजॉल्व्स टू थैंक द गॉड्स फॉर ग्रांटिंग हर। तो यहाँ पे उसको जो है रियलाइज़ होता है कि उसको भरोसा होता है कि उसके फादर जो है वो सेक्रेट इंडियन साइट्स पे जाते हैं, क्योंकि जिस वॉल पेंटिंग की साइट्स पे उन्होंने टिक किया हुआ था वो सेक्रेट प्लेसेस होते हैं, पवित्र स्थान होता है गॉड एंड गॉडेस का। जो ट्राइज टू स्पीक टू द नरेटर। तो जो है वो नरेटर से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या आखिर उसके मन में क्या चीज़ें चल रही, पर नरेटर जो है वो जो को कुछ भी नहीं बताती, जो कुछ भी नहीं समझ पाता कि आखिर वो कर क्या रही। ही ट्राइज टू रेप हर। और जब वो मेंटली डिसऑर्डर्ड हो जाती हैं तो जो है उनकी रेप करने की कोशिश करता है, बट ही लीव्स हर अलोन। पर वो उसको छोड़ देता है जब वो उसको वॉर्न करती है दैट अगर वो ऐसा करता है शी विल बी प्रेग्नेंट, तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो जो फिर है उनका रेप नहीं करता है। लेटर डेविड ट्राइज टू सेड्यूस हर। और बाद में डेविड भी उनको सेड्यूस करने की कोशिश करता है ये बोलकर दैट जो एंड एना आर हैविंग सेक्स। द नरेटर नेवरदलेस रेसिस्ट डेविड्स एडवांसेस। और नरेटर जो है उनके डेविड के एडवांसेस को रेसिस्ट नहीं करती, मना भी नहीं करती है, और जो हो रहा है वो होने देती है। अब पुलिस बोट कम्स। उसी समय एक पुलिस बोट आती है और ये बताती है कि डेविड को ये बताती है कि जो नरेटर के फादर हैं वो ऑलरेडी उनकी डेड बॉडी जो है उनको मिली थी, उनकी डेड बॉडी मिलती है उनके फादर की, मतलब ये कि उनके फादर की अब डेथ हो चुकी है। तो ये न्यूज़ लेकर ये पुलिस वाले यहाँ पे आते हैं। डीप इन हर मैडनेस। अब वो ऑलरेडी उस चाइल्ड को देखने के बाद वो ऑलरेडी थोड़ी सी तो मैड हो ही चुकी थी, और ये न्यूज़ सुनने के बाद वो
और ज़्यादा मैडनेस में चली जाती हैं, और ज़्यादा पागल हो जाती है। द नरेटर रिफ्यूज़ टू बिलीव डेविड। तो डेविड जब आके ये बताता है कि पुलिस ने उनके फादर के डेथ की खबर लेकर आए वो लोग पुलिस वाले, तो इसको बिलीव नहीं होता बिल्कुल भी नरेटर को। बट दैट नाइट शी सेड्यूसेस जो सो शी कैन गेट प्रेग्नेंट। तो उसी रात जो नरेटर है वो जो को सेड्यूस करती है ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए, और वो इसलिए होना चाहती क्योंकि जो उनका खोया हुआ बच्चा था उसको वो रिप्लेस कर देगा। मतलब जब एक न्यू बेबी आएगा तो वो उसको ऐसा लगेगा कि जो पाप उसने किया था वो उसने कवर कर लिया। जो फाल्सली बिलीव्स दैट द नरेटर हैज़ फॉरगिवन हिम फॉर चीटिंग ऑन हर। तो जब वो उसको सेड्यूस कर रही होती है नरेटर जो को, तो जो को ऐसा लगता है कि नरेटर ने उसको हर चीज़ के लिए माफ़ कर दिया है और उसने जो को एक्सेप्ट कर लिया है। ऑन देयर लास्ट डे ऑन द आइलैंड द नरेटर अबेंडन्स हर फ्रेंड्स। तो जब उनका लास्ट डे होता है आइलैंड पर, तो नरेटर जो है अपने फ्रेंड्स को छोड़कर भाग जाती है अकेली। शी डिस्ट्रॉयज डेविड्स फिल्म। वो जो डेविड जो फिल्म बना रहा होता है रैंडम सैम्पल्स, उस फिल्म के सारे चीज़ों को ये डिस्ट्रॉय कर देती है नरेटर, एंड एस्केप इन अ कैनन। और भाग जाती है एक जंगल की ओर। द नरेटर्स कंपेनियन सर्च इन वेन। और नरेटर्स के जो कंपेनियंस थे, जो फ्रेंड्स थे, वो नरेटर को बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं पर वो उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। अलोन ऑन द आइलैंड द नरेटर फॉल्स डीपर इनटू मैडनेस। अब वो आइलैंड पर अकेली होती हैं, तो अकेली होने की वजह से उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जिसकी वजह से वो पागल हो जाती हैं, पागल सी हरकतें करने लगती हैं। शी डिस्ट्रॉयज द आर्ट फ्रॉम हर जॉब। तो जो भी उसने आर्ट क्रिएट किया था अपनी जॉब में, वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर देती हैं। एवरीथिंग इनसाइड द कैबिन। और उनके फादर के आइलैंड के कैबिन में जो भी सारी चीज़ें थी वो सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देती है। शी बिकम्स एन एनिमल। एक एनिमल की तरह, एक जानवर की तरह हो जाती है, यहाँ वहाँ घूमती रहती है। एंड शी नेक्ड होकर पूरे यहाँ वहाँ घूमते रहती है। ईटिंग अनवॉश्ड प्लांट्स, ठीक है, कच्ची चीज़ें खाती बिना धोए, जानवरों की तरह सारी चीज़ें वो खाती, मतलब पूरे जानवरों की हरकतें वो करने लगती है। शी इमेजिन्स रेजिंग हर बेबी। वो इमेजिन करती कि वो अपनी बेबी को रेस कर रही है, बड़ा कर रही, पाल पोस रही है आउटडोर्स, एंड नेवर टीचिंग इट लैंग्वेज। और अपने बेबी को कोई लैंग्वेज वो नहीं सिखाती है। शी ऑल्सो हैज़ विजन ऑफ हर पेरेंट्स। और उसको अपने पेरेंट्स का भी विजन दिखाई देता है, पेरेंट्स भी दिखाई देते हैं उसको उसके विजन में। इवेंचुअली हंगर एंड एग्जॉस्शन ब्रिंग द नरेटर टू सेनिटी। अचानक जो हंगर की वजह से वो उस सेनिटी में आती है। शी लुक्स एट हर सेल्फ इन द मिरर। और जब वो अपने आप को बहुत दिन तक, जब वो मैडनेस में होती तो बिना कपड़ों के वो यहाँ से वहाँ घूमते रहती है, और जब उसको रियलाइज़ होता है, जब वो मिरर के सामने खड़ी होती है, एंड शी जस्ट अ नेचुरल वुमेन, तब उसको रियलाइज़ होता है कि वो सिर्फ एक नेचुरल वुमेन है, और वो धीरे धीरे अपने मैडनेस से बाहर आने लगती है। एंड शी रिजॉल्व्स नॉट टू फील पावरलेस एनीमोर। अब वो अपने आप को और पावरलेस महसूस नहीं करती है, वो अपने आप को पावरफुल महसूस करने लगती है। उसको रियलाइज़ होने लगता है कि वो एक नेचुरल वुमेन है, और वो अपने मैडनेस से बाहर आ जाती है। पॉल अराइव्स एट द आइलैंड विद जो। पॉल जो है जो के साथ आता है उस आइलैंड पर। द नरेटर रियलाइजेस शी लव्स जो। और नरेटर को रियलाइज़ होता है दैट शी लव्स जो, एंड रिजॉल्व्स टू रीयूनाइट विद हिम। और वो जो के साथ वापस से रीयूनाइट होने के लिए मान जाती हैं। शी पॉजेस इन द केबिन लुकिंग आउट एट जो वेटिंग। और वो फिर कुछ समय के लिए केबिन में रुक जाते हैं और वो जो का इंतज़ार करते रहती है। तो इस तरह से नावल की यहाँ पे एंडिंग हो जाती है। और यहाँ पे ये नहीं दिखाया हुआ है कि वो नावल में जो के साथ आगे जाती हैं या नहीं। तो नावल की एंडिंग यहाँ पे हो जाती है। Publication of Surfacing in 1972 instantly confirmed Margaret Atwood's status as one of the country's most important novelists। तो ये जो नावल है ये तो इनकी बहुत बेस्ट नावल में से एक है, और बहुत सारी नावल, जितनी भी नावल्स इन्होंने लिखी हैं, सारी नावल्स इन्होंने बहुत अच्छी लिखी हैं। एटवुड्स unnamed heroine in this novel literally goes into the woods on a search for her missing father who may be mad and might still be alive. The woods present an entry into her own psychic past as issues of environmentalism। तो इस
नावल में ये जो अपनी साइकी में चली जाती, जो मैडनेस में चली जाती है, ये सारी चीज़ें इस नावल में क्या दिखाती है, इन्वायरमेंटलिज्म, अमेरिकन इम्पेरियलिज्म को दिखाती है, एंड सेक्सिज्म को दिखाया है यहाँ पे, जो रिलेशनशिप इन कैरेक्टर्स के बीच में रहा है, एंड मैनिफेस्टेड इन बोथ लिटरल एंड फिगरेटिव इमेजरी। तो लिटरली भी यहाँ पे दिखाया गया और फिगरेटिव लैंग्वेज भी यहाँ पे यूज़ की गई, फिगरेटिव इमेजरी भी यूज़ की गई। जैसे कि ये खुद टाइटल जो है नॉवेल का, सरफेसिंग, ये अपने आप में ही एक सिंबलिक टाइटल है। द टाइटल ऑफ द नॉवेल सरफेसिंग सजेस्ट इटसेल्फ एज एन ओवरऑल मेटाफर ऑफ द इमोशनल जर्नी। तो अगर हम इस नॉवेल की बात करें तो यहाँ पे सरफेसिंग, सरफेसिंग का मतलब क्या होता है, सरफेस शब्द से बना है सतह। तो इस नॉवेल में सतह की बात हुई है, क्योंकि जब यहाँ पे वाटर लेवल की तो बात हुई कि एक तो सिंबल ये हो गया कि जब वाटर लेवल की बात हो रही होती, जब वो डाइव करती है और डाइव करने के बाद जब वो अंदर जाती है तो किस तरह से सारी चीज़ों को वो सोचती है, और एक सरफेस लेवल ये तो हो गया जो हमको साइट में दिख रहा है, इमेजरी में दिख रहा है कि वाटर लेवल की बात हो रही। अगर हम सिंबलिकली बात करें, मेटाफोरिकली बात करें, तो यहाँ पे जो वो अपने मेमोरीज़ में चली जाती हैं, अपने फादर की मेमोरी, अपने मदर की मेमोरी, अपने ब्रदर की मेमोरी, तो ये सारी मेमोरीज़ में जैसे जैसे ये जाती हैं उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो उससे बाहर आती जाती है। तो किस तरह से ये जो कैरेक्टर है मैडनेस में जाने के बाद बाहर आती सरफेस लेवल पे, और वैसे ही क्लूज़ जैसे जैसे क्लूज़ के अंदर जाती अपने फादर की, वैसे वैसे इनके फादर का जो क्लू है वो बाहर आता जाता है, मतलब एक सरफेस लेवल पे आता जाता। तो इस तरह से सरफेसिंग जो नॉवेल का टाइटल है वो एक सिग्निफिकेंट टाइटल है। द सरफेस इज अगेन हैविंग पुट द पार्ट्स ऑफ हर whole self together. The dive she takes to the bottom of the lake symbolically presents the emotional work she must to do face. तो ये इमोशनली भी क्या होती है, बहुत डीप तक जाती है। तो पहले ये कैसे मैड हो जाती है, फिर मैड होने के बाद जब उनको रियलाइजेशन होता है, सारी चीज़ें जब रियलाइज़ होती, जब वो मिरर के सामने खड़ी होती, तब वो सरफेस लेवल पे आती हैं और अपने पावर को पहचान पाती हैं। तो इस तरह से ये नॉवेल का जो टाइटल है वो एक सिंबल है, और अपने जो नरेटर है वो सब कॉन्शियसली अपने आप से मिल पाती है, अपने आप को रियलाइज़ कर पाती है, अपने पावर से मिल पाती है, और अपने पावर को वो सरफेस लेवल पे ला पाती है मैडनेस में जाने के बाद। तो इस तरह से ये नॉवेल का टाइटल है। तो आई होप आपको नॉवेल की समरी, नॉवेल का टाइटल, नॉवेल की थीम समझ में आ गई होगी। तो